गांव में रतन नाम का एक बहुत ईमानदार व्यक्ति रहता था। रतन की पत्नी सुनीता गांव के दूसरे घरों में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने का काम करती थी। रतन का 10 वर्ष का बेटा बंकू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक शाम की बात है, रतन काम से थका हारा अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी पत्नी सुनीता रतन से बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बात ही कुछ ऐसी है, बंकू को आज प्रिंसिपल ने धमकी दी है कि अगर कल तक स्कूल की फीस जमा नहीं कराई गई तो स्कूल से बंकू को निकाल दिया जाएगा। नाम काट देंगे इसका। ऐसे कैसे काट देंगे? ये स्कूल प्रिंसिपल की कोई जागीर थोड़ी ना है। अरे सरकारी स्कूल है। इस बात को तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप ही बताओ ना, आपने बंकू की फीस कितने महीने से जमा नहीं की? सुनीता की बात सुनकर रतन उदास होकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। बंकू की फीस हमने पिछले 6 महीने से जमा नहीं की। इसमें प्रिंसिपल का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती, हमारे पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन है, फिर भी आप दूसरों के खेतों में काम करते रहते हैं और उसके बदले आपको आखिर मिलता ही क्या है? अगर मैं दूसरों के घर में बर्तन ना मांजूं तो हमारे घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं सुनीता, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी 5 बीघा जमीन चतुर सिंह के यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है। पिताजी ने सेठ जी से जो 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था वो उसे चुका नहीं पाए और स्वर्ग सिधार गए। और रही बात मेरी, तो तुम तो जानती हो कि मैं मुश्किल से कितना कमा पाता हूँ। मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है हमारे इससे भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रतन चारपाई पर लेटकर गहरी सोच में डूब गया। रतन रात भर यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। अगले दिन रतन अपने चतुर सिंह की हवेली में पहुंच गया। रतन चतुर सिंह की हवेली में अपने ही खेतों में काम किया करता था, जो कि चतुर सिंह के कब्जे में थे। रतन को हवेली में देखकर चतुर सिंह बुरी तरह से चौंक गया। क्या बात है रतन, आज तुम खेत में काम पर नहीं गए? सुबह सुबह यहाँ क्यों चले आए भाई? आप तो जानते हैं सेठ जी कि मेरा परिवार गरीबी की किस कगार पर खड़ा है और कल तो हद हो गई। क्यों भाई, कल ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे पैर हमारी हवेली तक आने के लिए मजबूर हो गए? अब कल स्कूल वालों ने मेरे बेटे बंकू को स्कूल से वापस कर दिया, ये बोलकर कि जब तक मैं उनकी पूरी फीस नहीं चुका देता तब तक बंकू स्कूल में नहीं पढ़ सकता। और यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर कुछ दिनों के अंदर मैंने उनकी फीस नहीं चुकाई तो वो मेरे बेटे का नाम काट देंगे। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या तुम्हें पता नहीं कि गरीबों को अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं? अरे भाई, अपने बेटे से कहो कि तुम्हारे साथ मिलकर वो तुम्हारे काम में हाथ बटाए। अरे तुम ही सोचो, स्कूल में पढ़ाई करके उसे आखिर क्या मिलेगा? वैसे भी पढ़ लिख कर किसी की नौकरी तो लगती नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ काम करेगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ कमा कर ही देगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दूं और उसे अपनी ही तरह अनपढ़ रहने दूं? अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है रतन, गरीब होना बुरी बात है। अब तुम ही देखो, इस देश में न जाने कितने ऐसे नेता बनते हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी होती। इस देश में नेता किस प्रकार से बनते हैं और वो क्या करते हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे की शिक्षा नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि शिक्षा ही हमारे आने वाले कल को सुधारता है। मुझे कोई शौक नहीं है ये बताने का कि तुम्हें क्या करना है। अब वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
सेठ जी, मेरे खेत आपके यहाँ पर बरसों से गिरवी रखे हैं। मुझे अपने खेत होते हुए भी अपने ही खेतों में नौकरी करनी पड़ रही है, और उसके बदले आप मुझे देते क्या हैं? मेरे खेत में जितने भी नौकर काम करते हैं उससे अधिक ही तुम्हें देता हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता सेठ जी। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी पगार थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, और उस पगार में से थोड़े से पैसे मुझे अभी दे दिए जाएं, ताकि मैं बंकू की स्कूल की फीस जमा करा सकूं। रतन की बात सुनकर चतुर सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रतन, हैं? तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 2 लाख का कर्जा लिया था। 2 लाख का। जी, मुझे अच्छी तरह से याद है सेठ जी, और उस कर्ज को चुकाते चुकाते मुझे 20 बरस से अधिक हो गए हैं। मैं 15 साल का था जब से मैं अपने ही खेतों में दिन रात कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता हूँ, लेकिन ना के बराबर आपसे पगार लेता हूँ। उसके बावजूद भी आपके 2 लाख रुपए खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम जितना काम करते हो उतना तुम ले जाते हो, और रहा सवाल तुम्हारे खेत का, तो तुम्हारे पिताजी ने 2 लाख रुपए मुझसे उधार लिए थे, जो ब्याज मिलाकर आज की तारीख में कम से कम 10 लाख रुपए होते हैं। 10 लाख रुपए मुझे दे दो और अपने खेत वापस ले लो। उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक अपने खेत में हल चलाना और फसल बोना। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करने वाला। तो क्या आप मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे सेठ जी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। जिससे तुम मजबूरी कहते हो, हमारी भाषा में उसे बगावत कहते हैं, बगावत। और मैं बागियों की बात नहीं मानता, और ना ही उन्हें काम पर रखता हूं। अब सुनो तुम, अब से तुम्हें काम पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ 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 जाओ, अब तुम जा सकते हो यहां से, जाओ। रतन मुंह लटकाकर घर चला आया, जहाँ पर उसका पड़ोसी बिरजू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बिरजू भी चतुर सिंह की हवेली में ही काम किया करता था। रतन को उदास देखकर बिरजू मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता था कि चतुर सिंह तुम्हारी पगार नहीं बढ़ाएगा और तुम्हें काम से भी निकाल देगा। तुम्हारे चेहरे की मायूसी बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा बिरजू। मैंने चतुर सिंह के यहाँ पर 20 साल लगातार कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आज जब मैंने अपनी पगार में कुछ रुपए बढ़ाने की बात की, तो उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। और तो और, जो मेरे पिताजी ने 2 लाख रुपए जो कर्ज लिए थे, वो अब 10 लाख रुपए में परिवर्तित हो गए। बताओ। अरे मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि चतुर सिंह अपनी तिजोरी कहाँ रखता है। और तो और, मैं ये भी जानता हूँ कि उस तिजोरी की चाबी कहाँ है। लेकिन तुम मेरा साथ देने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते यार। मेरा जवाब तुम्हारे लिए कल भी ना था और आज भी ना है। मैं चोर नहीं हूँ। अरे राजा हरिश्चंद्र बनकर तुम्हें आखिर मिलेगा क्या है? तुम खुद ही देखो, उस सेठ ने तुम्हारी पगार बढ़ाने से मना कर दिया, और तो और तुम्हें काम से भी निकाल दिया। उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो है बे? हाँ, अगर उसने मुझे काम से बाहर निकाल दिया तो ये उसका स्वभाव है भाई। मैं उसके स्वभाव की वजह से चोर नहीं बन सकता। मुझे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन मेरे दिन जरूर बदलेंगे भाई। रतन की बात सुनकर बिरजू क्रोधित होते हुए रतन की ओर देखकर बोला, हाँ जरूर बदलेंगे रतन, जरूर बदलेंगे, लेकिन सिर्फ सपनों में। हाँ। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। बिरजू के जाते ही रतन की पत्नी सुनीता रतन से बोली, पहले तो मुझे बिरजू के ऊपर बहुत क्रोध आता था, लेकिन जिस तरह से आज उस सेठ ने तुम्हें काम से निकाल दिया, अब तो मुझे बिरजू की बात सही लग रही है। तुम्हें बिरजू का साथ देना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता? तुम जानती हो, ये बिरजू मुझे चतुर सिंह के घर पर चोरी करने को बोल रहा है। क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ?
चतुर सिंह एक नंबर का पापी है। पापियों के घर पर चोरी करने में क्या शर्माना। तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारे दिन वक्त अच्छे हो जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो सुनीता, और याद रखना मैं चोरी नहीं करूंगा। हाँ। रतन की बात सुनकर रतन की पत्नी सुनीता चुप हो गई। कुछ दिन के बाद रतन के बुरे दिन शुरू हो गए। रतन ने पूरे गांव में हर किसी से काम मांगा। ये बिरजू मुझे चतुर सिंह के घर पर चोरी करने को बोल रहा है। क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? चतुर सिंह एक नंबर का पापी है। पापियों के घर पर चोरी करने में क्या शर्माना। तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारे दिन वक्त अच्छे हो जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो सुनीता, और याद रखना मैं चोरी नहीं करूंगा। हाँ। रतन की बात सुनकर रतन की पत्नी सुनीता चुप हो गई। कुछ दिन के बाद रतन के बुरे दिन शुरू हो गए। रतन ने पूरे गांव में हर किसी से काम मांगा, मगर उसे काम नहीं मिला। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर पर राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया। रतन और उसके परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन रतन की पत्नी सुनीता रतन को 3 रुपये देती हुई बोली, ये लीजिए, मेरे पास सिर्फ यही 3 रुपए बचे हैं। 3 रुपए में भला क्या आ जाएगा सुनीता? आपके सेठ की वजह से मुझे भी मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया। ये 3 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। आपके पास तो आपकी ईमानदारी के अलावा कुछ है ही नहीं। जाइए और शाम के समय खाली हाथ मत आइएगा। रतन उदास होकर अपने घर से चल दिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गरीबी के बारे में सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथों में लाठी थामे रतन के पास आकर बोले, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। अभी मेरा बातचीत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे, बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है बेटा। मुझे अपनी समस्या बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रतन रोते हुए अपने घर के सारे हालात उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताने लगा। तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। मैं एक ऐसे बाजार के बारे में जानता हूं जो चोर बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर एक से एक महंगी वस्तु बहुत सस्ते दामों में मिलती है। तुम्हारे 3 रुपए से तुम बहुत कुछ ला सकते हो। लेकिन बाबा, मैं चोरी के सख्त खिलाफ हूँ और आप मुझे चोर बाजार जाने की बोल रहे हैं। बेटा, उसका नाम चोर बाजार है, लेकिन वहां पर चोरी की वस्तुएं नहीं मिलती। ये तो बस एक मुहावरा होता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रतन को एक जंगल का पता दिया। लेकिन बाबा, वहां तो घना जंगल है। कुछ खास चोर बाजार अक्सर घने जंगलों में ही लगते हैं बेटा। रतन धीमे धीमे कदमों से उस जंगल की ओर चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे एक जंगल में बाजार लगा नजर आया, जहां पर एक से एक आधुनिक वस्तु लेकर पुरानी वस्तुएं तक बिक रही थीं। उस चोर बाजार में खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हवाई जहाज तक मौजूद था। ये देखकर रतन की आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रतन की नजर दाल चावल की दुकान पर पड़ी। रतन वहां पहुंचते ही झिझकते हुए उस दुकानदार से बोला, भैया, ये आटे की बोरी और दाल की बोरी कितने किलो की है? भैया, ये आटे की बोरी जो है 25 किलो की, और ये दाल की बोरी भी 25 किलो की है। मेरे पास तो केवल 3 रुपए हैं, लेकिन पापा ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सस्ती वस्तुएं मिलती हैं। रतन को सोचते देख वो दुकानदार रतन से बोला, क्या हो गया भैया, किस सोच में पड़ गए? ये आटे और दाल की बोरी मुझे कितने में मिल जाएगी? अरे भैया, केवल 1 रुपए में। ये सुनकर रतन बुरी तरह से दंग रह गया। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे भैया, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर नए हो,
रतन ने उसे 1 रुपया दे दिया और बोरी घर पर उठाकर ले आया। अरे, आपके पास तो कल 3 रुपये थे, क्या आप किसी से पैसे उधार लेकर आए हो क्या? पागल हो गई हो क्या? मुझ जैसे गरीबों को कौन भला पैसे उधार देगा? इतना बोलकर रतन ने सारी बात अपनी पत्नी सुनीता को बता दी। अगर ऐसी बात है तो फिर से आप उस चोर बाजार से वस्तुएं लाकर कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? लेकिन अब मेरे पास केवल 1 रुपया ही बचा है। कोई बात नहीं, आपने कहा कि उस बाजार में 1 रुपये में कोई भी महंगी वस्तु मिल जाती है। आप 1 रुपये की कोई भी महंगी वस्तु ले लीजिए और उसे बेच दीजिए। फिर अगले दिन आपको जो मुनाफा हो उससे और अधिक सामान ले आइए। रतन को अपनी पत्नी की बात पसंद आई। अगले दिन रतन चोर बाजार में पहुंच गया। वो सीधा एक कंप्यूटर की दुकान पर पहुंचा और एक महंगा कंप्यूटर 1 रुपये में खरीद कर ले आया और गांव में बेच दिया। रतन को उस कंप्यूटर से पूरे 20,000 रुपए का मुनाफा हुआ। उसके बाद ऐसा रोज होने लगा। रतन कुछ ही दिनों में देखते ही देखते रतन के दिन बदल गए। अब बंकू सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि एक महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा और रतन के टूटे फूटे घर की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बन गया। कुछ महीनों बाद रतन सीधा सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए 10 लाख रुपए। वो सब तो सही है रतन, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतने पैसे ले कहां से आए? सेठ जी, आपको अपने कर्ज से मतलब है। इससे आपको कोई मतलब नहीं कि मैं ये पैसे कहां से लेकर आया। बाकी पूरा गांव जानता है कि मैं एक ईमानदार हूं, कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। रतन का टका सा जवाब सुनकर सेठ अपने दांत पीस कर रह गया। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि रतन अब उसकी बराबरी तक पहुंच गया था। रतन ने अपने पिता की जमीन छुड़ा ली। इसका पीछा करना पड़ेगा। सुना है ये अक्सर जंगलों में जाता रहता है। अगले दिन सेठ रतन का चुपके चुपके पीछा करने लगा। सेठ ने देखा कि रतन एक जंगल में जाकर रुक गया और जंगल के पेड़ों में से अकेले अकेले बातें करने लगा। ये देखकर सेठ बुरी तरह से डरते हुए अपने आप से बोला, लगता है कि इसे पता लग गया है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। सेठ चुपचाप मन महसूस कर अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद उसने रतन का पीछा करने का विचार त्याग दिया। कुछ दिन बाद सुनीता अपने पति रतन से बोली, मैं भी उस बाजार को एक बार देखना चाहती हूँ। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? चलो, तुम तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें अपने साथ उस चोर बाजार में लेकर जाऊंगा। सुनीता तैयार होकर रतन के साथ सीधा उस जंगल में चली गई जहाँ पर वो चोर बाजार लगा करता था। मगर सामने का दृश्य देखकर रतन बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि वहाँ पर चोर बाजार का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात का विश्वास करो सुनीता, यहीं पर ही चोर बाजार लगा करता था। मैंने यहीं पर बहुत सी वस्तुओं को खरीद कर बेचा है, सच कह रहा हूँ। तभी रतन की नजर उसी बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी ही ओर आ रहा था। अरे बाबा, आप तो वही हैं जिसने मुझे इस चोर बाजार का पता बताया था। वो चोर बाजार कहाँ गया? वो एक बहुत ही खास चोर बाजार था बेटा। अब तुम धनवान हो चुके हो। अब तुम्हें उस चोर बाजार की कोई आवश्यकता नहीं। अब वो चोर बाजार यहां से हटकर कहीं और लग चुका है, क्योंकि वो चोर बाजार कभी भी एक जगह नहीं टिकता। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया। सुनीता अपने पति की ओर देखकर बोली, लगता है आप अभी भी नहीं समझे। वो चोर बाजार असल में एक मायावी चोर बाजार था। ईश्वर ने आपकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर शायद आपके ऊपर ये उपकार किया है। अब मुझे आपकी ईमानदारी पर गर्व हो रहा है। शायद तुम सही कहती हो। रतन अपनी पत्नी के साथ घर पर चला गया। वो आज भी सोचता है कि आखिर आज वो चोर बाजार कहाँ पर लगा होगा। एक दिन की बात है। धनीराम गांव के व्यक्ति सुखिया के पास जाकर बोला,
हाँ भाई, कैसा है रे सुखिया? ईश्वर की कृपा है धनीराम भैया। आप यहाँ कैसे पधारे? मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के घर में आने का कोई शौक नहीं है, समझा? मैं तो बस तुझे ये याद दिलाने आया हूँ कि आज महीने की 20 तारीख है। 25 तारीख तक इस मकान को खाली कर देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला अपने मकान को खाली क्यों करूंगा? अबे, ये घर तेरा कब से हो गया रे? ये घर तो सरकारी है और सरकार हमारी है, तो जाहिर सी बात है ये घर हमारा हुआ। ये गलत बात है धनीराम जमींदार। ये घर हमें सरकार ने बनवा कर दिए थे। आपको इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अरे और तो और, लोग तो दूसरे लोगों को कर्ज देकर उनसे भारी ब्याज वसूल कर उनका मकान छीन लिया करते हैं, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी धनीराम जी। ना ही मैं तुमसे कोई कर्जा लिया और ना ही मेरे पर कोई ब्याज चढ़ी है, फिर मैं मकान क्यों खाली करूं? अच्छा, तो फिर अपने इस मकान के कागजात दिखा। सुखिया दौड़ता हुआ अपने मकान के कागज धनीराम के पास ले आया। देख लीजिए धनीराम जी, यह मकान मेरे ही नाम है। आप इसे मुझसे छीन नहीं सकते। सुखिया की बात सुनकर धनीराम ने अपनी जेब से दूसरे कागज निकालकर सुखिया को दिखाते हुए बोला, तो फिर ये कागज किसके नाम में है? ये तो मेरे नाम में है। सुखिया, तेरे इस घर को मैंने कुछ दिन पहले ही सरकार से खरीदा है। लेकिन सरकार मुझे बगैर बताए आपको ये घर कैसे बेच सकती है? अब ये जाकर सरकार से ही पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मेरे पास इस मकान के खरीदने के कागज हैं और इस घर को कोर्ट से खाली करने के नोटिस भी हैं। मैं तो बस इसीलिए तेरे पास आया था कि तू गांव का है, मेरी बात समझ जाएगा। लेकिन अगर तू सीधी तरह से नहीं माना तो मैं तुझे धक्के देकर 25 तारीख को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये तो सरकार ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। पहले हमें मकान मुफ्त में दिया और फिर इस मकान को धनीराम जैसे बदमाश को बेच दिया। नहीं शारदा, मुझे धनीराम की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी समस्या का समाधान लेकर झुमरी के पास जाऊंगा। सिर्फ वही है जो इस गांव में शिक्षित है। इतना बोलकर सुखिया झुमरी के घर की ओर चल दिया। सुखिया झुमरी के घर के बाहर झुमरी को आवाजें लगाने लगा। झुमरी बिटिया, दरवाजा खोल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दरवाजा झुमरी के पति बसंत ने खोला। क्या बात है सुखिया चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? क्या बताऊं बसंत बेटा, धनीराम जमींदार मेरे घर आया था और बोल रहा था कि उसने मेरा मकान भारत सरकार से खरीद लिया है। तो इस मामले में झुमरी क्या कर सकती है? एक बार मुझे झुमरी से बात करने दो बेटा। मुझे धनीराम जमींदार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुखिया चाचा, आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से झुमरी का संपत और कपटा ने वैसे भी जीना हराम कर रखा है। संपत और कपटा मुखिया के साथ ही हैं और मुखिया धनीराम जमींदार का दोस्त है। मुझे हमेशा अपनी पत्नी को लेकर डर सताता रहता है। आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सुखिया वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी झुमरी वहाँ पर आ गई। ये क्या कह रहे हैं आप? गांव के लोग अगर मुझसे मदद मांगने आते हैं तो आपको तो खुश होने की जरूरत है। आप उनका दर्द बांटने की बजाय अपने घर से बाहर भाग रहे हैं। तो फिर आप में और उन दुष्टों में क्या ही फर्क रह गया? मुझे तुम्हारी चिंता सताई रहती है झुमरी, कि कहीं मुखिया तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना कर दे। चिंता मत कीजिए, मैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हूँ। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है। बसंत, मुखिया, धनीराम, संपत और कपटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मेरे साथ चलिए सुखिया चाचा। लेकिन कहाँ झुमरी? धनीराम जमींदार के घर पर। झुमरी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। झुमरी अपने पति बसंत के साथ सुखिया को लेकर धनीराम जमींदार के घर पर पहुंच गई, जहां मुखिया संपत और कपटा के साथ पहले से ही बैठा हुआ चाय पी रहा था। मैं मुखिया संपत और कपटा से तेरे बारे में ही बात कर रहा था झुमरी, कि तू कब आएगी। और देख, तू यहाँ पर आ भी गई। मुझे पता था ये भिखारी जरूर तुझसे मदद मांगने गया होगा, मगर इस बेवकूफ को नहीं मालूम कि तू इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। धनीराम जमींदार, तुम मुझे वो कागज दिखाओ। कौन से कागज? वही कागज जो तुमने कुछ देर पहले सुखिया चाचा को दिखाए थे।
मैं भी उन कागजों को देखना चाहती हूँ कि सरकार ने तुम्हें कब और कितने रुपये में सुखिया चाचा का घर बेचा है। झुमरी की बात सुनकर धनीराम थोड़ा सा घबरा गया। उसने अपनी जेब में से एक कागज निकालकर झुमरी को पकड़ा दिया। झुमरी एक शिक्षित लड़की थी जिसने कुछ सालों पहले LLB की परीक्षा पास की थी। ये फर्जी कागज है धनीराम जमींदार, तुम्हें शर्म नहीं आती इन भोले भाले अशिक्षित गरीबों पर अत्याचार करते हुए? क्या ये फर्जी कागज है? हाँ, ये फर्जी कागज है सुखिया चाचा। धनीराम ने आपसे झूठ बोला। क्या आपको नहीं पता कि जब भारत सरकार किसी गरीब को मुफ्त में घर बनवा कर देती है तो फिर वो कभी वापस नहीं मांगती और ना ही वो किसी को बेचती है। ये तो इस धनीराम जमींदार का मक्कारीपन है जो आप सबके अशिक्षित होने का फायदा उठाता है। तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो झुमरी। धनीराम भैया सही कह रहे हैं झुमरी, तुम काफी वक्त से हमारा नुकसान कर रही हो। अगर तुमने हमारे मामलों में दखल देना बंद नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे खिलाफ या सुखिया चाचा के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं डायरेक्ट इस राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुम दोनों की गतिविधियों के बारे में बता दूंगी। उसके बाद मैं नहीं, पुलिस तुमसे सवाल करेगी। मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सब जानता हूँ झुमरी। तुम ये सब कुछ गांव का मुखिया बनने के लिए ही तो कर रही हो ना, ताकि लोग तुम्हारा गुणगान कर सके और मुझे हटाकर तुम्हें इस गांव का मुखिया बना सके। मुझे मुखिया बनने का कोई लालच नहीं है मुखिया जी, लेकिन अगर गांव वाले अपनी खुशी से मुझे मुखिया के पद के लिए चुनेंगे तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। आजकल महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। झुमरी वहां से चली गई। ये झुमरी का कुछ करना पड़ेगा मुखिया। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो धनीराम जमींदार। जब से ये झुमरी थोड़ा पढ़ लिख क्या गई है, इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। मैं तो पहले से ही आपसे बोल लिया था मुखिया जी कि गांव के लोगों को मत पढ़ाया लिखाया कीजिए, लेकिन आपको ही पता नहीं क्या खुजली थी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खुलवाने की। इस झुमरी ने इसी प्राइमरी स्कूल में परीक्षा पास की और आगे पढ़ने की उसकी ललक जाग उठी। अबे मैं गांव का मुखिया हूँ, अब सरकार मुझे कोई आदेश देगी तो मैं सरकार से मना थोड़ी ना करूंगा। इन बातों से कोई फायदा नहीं है मुखिया जी। अगर ऐसा ही होता रहता है तो वो दिन दूर नहीं कि झुमरी तुम्हारा मुखिया का पद छीन लेगी। मुखिया बनकर सबसे पहले हम सब लोगों को जेल पहुंचाएगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस पूरे गांव में सिर्फ झुमरी ही पढ़ी लिखी है, मगर वो एक बात नहीं जानती कि ये पूरा गांव अशिक्षित, अनपढ़ और जाहिल है, और जाहिल लोगों को भड़काना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। समय आने दो और तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर मुखिया उन तीनों के कान में कुछ बताने लगा। मुखिया की बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन गांव में जोरदार बारिश होने लगी। बारिश ज्यादा होने की वजह से नदी का बांध टूट गया और गांव में बाढ़ आ गई। गांव की फसलें तबाह हो गई और भूखमरी फैल गई। झुमरी मुखिया के पास जाकर बोली, मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले हमारे गांव में बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से सारी फसलें तबाह हो गईं। गांव में भूखमरी फैल गई है। आप हमारे गांव के मुखिया हैं, आपका गांव के लोगों की मदद करना आपका कर्तव्य है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अब सुधर गया हूँ। गांव के लोगों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे गांव वालों की मदद की जाए। सरकार ने गांव के पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए बहुत सारा धन भेजा है। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? श्यामपुर नाम के एक नगर में भोला नाम का साहूकार रहता था। उसके पास केवल नगरी नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे। वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते वह लोग मूल्य और ब्याज के समेत अपना कर्ज चुका देते थे। ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वह था अपने वायदे का पक्का और ईमानदार व वक्त से पहले न तो किसी के पास शिकायत करने के लिए जाता था और न ही कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ साथ उसमें दो गुण और भी थे।
वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों की वजह से वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इसी नगर से दो ठग गुजर रहे थे जिनका नाम सुंदर महेश था और सेठ की प्रसिद्धि की खबर उन दोनों के कानों में पड़ी। अरे भाई छुट्टन, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार लिया जाए और उसे वापस ही ना लौटाया जाए। गुरु, बात तो तुम सही कहते हो, चलो देर किस बात की है, ऐसा ही करते हैं। यह सोचकर दोनों सेठ की हवेली पर पहुँचे और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हम बहुत दूर गांव से आए हैं। पिछले साल अकाल पड़ने के कारण हमारे खेतों में अन्न का दाना भी नहीं है। इस बार फसल अच्छी होने की आशा है, इसलिए आपके पास कुछ पैसे उधार लेने आए हैं। अरे भैया, मैंने कर्ज मांगने का कारण तो पूछा ही नहीं, बस आप इतना बताओ आपको धन कितना चाहिए और कब तक लौटा दोगे? सेठ जी, हमें 10,000 रुपए चाहिए। यह कर्ज हम बहुत जल्दी लौटा देंगे। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई तारीख है या नहीं? तारीख जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की तारीख वाली बात सुनकर दुख भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दे ही देंगे। तब अगले जन्म में ही दे देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 10,000 रुपए दे दो और यह लिख लो कि ब्याज समेत यह रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। मुंशी जी, व्रत में अपनी टांग बीच में ना रखो, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी। सुंदर और महेश ने सेठ के मुंशी के पास जाकर रुपया ले लिया। लिखा पढ़ी करके खाते पर हस्ताक्षर कर दिया। दोनों ठग रुपया पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपया जेब में डाले और सेठ को धन्यवाद देकर वहां से चलते बने। उनके वहां से जाते ही सेठ का मुंशी सेठ के पास आया और कहने लगा, सेठ जी, आप जानते हैं कि वे रुपया लौटाने के इरादे नहीं रखते और इस कागज के अनुसार हम कानूनन भी उनसे रुपया वसूल नहीं सकते, तो फिर आपने रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? मुंशी जी, मैंने यह सब जानबूझते हुए किया है। यह बात तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो। कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुंशी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने राह पर चले जा रहे थे। अरे महेश भाई, वास्तव में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि अगले जन्म की बात सुनकर यह दूत बनकर भाग जाएगा, लेकिन उस मूर्ख ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज पर दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा अगले जन्म में इस उधार को कौन चुकाएगा। भला चलो, यह बात नहीं, इसमें तो हमारा ही फायदा है। हम कुछ दिन के लिए किसी दूसरे गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारेंगे। यह सोचकर दोनों ठग वहां से आगे चल पड़े। अगले दिन शाम के समय दोनों ठग एक नए गांव में पहुंचे। कोई आश्रय ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें एक ठिकाना मिल ही गया। यह एक किसान का घर था। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आया। भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आश्रय चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। यह कहकर दूर किसी जंगल में एक झगड़ालू कौवी रहती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। हर किसी से बात करते वह झगड़ा कर लेती थी। एक दिन गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसी चिड़िया उससे कहती है,
अरे काली कौवी बहन, तुम कब से यहाँ बैठी हो? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सब पक्षी दाना लेने गए हैं, तुम भी दाना लेने चलो। मोटी चिड़िया, मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं दाना लाऊं या ना लाऊं? तुम कौन होती हो मुझे ऐसा कहने वाली? यदि तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो जा और मुझे दाना लेकर आ। हरियाली तोती गुजरती हुई गौरी की बात सुनकर वहां आ जाती है। चिड़िया, छोड़ो इसे, यह तो हर समय लड़ाई के मूड में रहती है। जब देखो तब इसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। तू चल मेरे साथ, हम दाना लेने जाते हैं। जंगल में गौरी का पति काला कौवा चिड़िया और हरियाली तोती को मिलता है। कौवा भैया, तुम्हारी पत्नी सुबह से ही समय जाया कर रही है और मैंने उसे समझाना चाहा तो उसने मुझसे ही उल्टा लड़ाई शुरू कर दी। कल गौरी ने मेरे घोंसले से दाना भी चुरा कर खाया था। कालू भैया, आप उसे समझा देना। मेरा मिट्टू बहुत गुस्से वाला है। अगर कल वह मेरे घोंसले की तरफ आई तो बात बढ़ जाएगी। क्या करूं चिड़िया और हरियाली तोती, मैं भी अपनी पत्नी गौरी कौवी की इन हरकतों से तंग हूँ। वह समझने का नाम ही नहीं ले रही। शाम को जब काला कौवा घर जाता है, अनाज की पोटली एक तरफ रखते हुए गौरी कौवी से कहता है, गौरी, तुम पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? लगा दी होगी उस सुंदर चिड़िया ने मेरी शिकायत तुमसे। जब वह पीले पीले पंख दिखाकर तुमसे बात करती है तो वह मुझे बहुत बुरी लगती है। और हरियाली के घोंसले से तुमने दाना क्यों चुराया? अगर अगली बार यदि पकड़ी गई तो पूरा मोहल्ला मारेगा तुझे। मैं किसी से नहीं डरती, जिसको जो करना है वह करे। यही गौरी कौवी जो भी बात होती वह किसी भी की भी नहीं मानती। तब दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है तो गौरी चिड़िया के घर चली जाती है। बदमाश चिड़िया, तेरा क्या काम था मेरे पति से हंस हंस कर मेरी शिकायत लगाने का? मैं जो भी करूं, आज के बाद तूने मेरी बात में टांग अड़ाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और तेरे इस छोटे बच्चे को भी। चिड़िया गौरी कौवी से बहुत डर जाती है। नहीं नहीं गौरी बहन, जो हुआ उस पर मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी कौवे से बात नहीं करूंगी। आप जो भी करो मुझे क्या। याद रखना, भूल न जाना, वरना तू मेरे गुस्से को तो जानती है। फिर गौरी कौवी हरियाली तोती की तरफ जाती है। तोता और तोती दाना लेने गए हुए थे। मेरी शिकायत लगाई है हरियाली की बच्ची ने, इसका तो मैं घोंसला ही तोड़ दूंगी। इतना सोचकर गौरी कौवी उसका घोंसला तोड़ने लगती। कबूतर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वह भागकर तोता और तोती को बता देता है। जल्दी जाओ तोता और तोती, जल्दी, गौरी कौवी तुम्हारा घोंसला तोड़ रही है, जल्दी जाओ। तोता और तोती समय जाया किए बिना वहां से जल्दी से भागते हैं। उस गौरी कौवे ने हमारा घोंसला ही तोड़ दिया। मिट्टू जी, हमें बेघर कर दिया उसने। वह बहुत बुरी कौवी है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूं। गुस्से में तोता डंडा उठाकर
कौवा के घर की ओर जाता है। निकलो बाहर गौरी कौवी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारा घोंसला तोड़ा। अब जाकर बात कर मिट्ठू से। शर्म करो कालू, मम्मा पक्षी थोड़ा पक्षी से बात करती है। तुम जाओ और जाकर चोंच तोड़ दो उस मिट्ठू के बच्चे की। बुरे काम तुम करो और लड़ाई मैं करूं, मुझसे नहीं होगा। अब काला कौवा बाहर जाता है। यार मिट्ठू, मैं पाँव पकड़ता हूँ तुम्हारे, तुम जाओ, मैं उसे समझा दूंगा। अब क्या फायदा है उसे समझाने का, उसने हमारा घर तोड़ा है, मैं भी उसका घर तोड़कर ही जाऊंगा। लड़ाई की आवाज सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी वहां आ जाती है। मिट्ठू भैया, कालू का घर तोड़ने से तुम्हारा घोंसला थोड़ा ना ही बन जाएगा। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मैं कल तुम्हें नया घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके और घास ला दूंगा, तुम चिंता ना करो। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। काला कौवा घर चला जाता है। डरपोक कहीं का, डरपोक काले कौवे, अगर मुझे पहले से पता होता तुम इतने कमजोर कौवे हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। चुप कर जाओ गौरी,